राधिका अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। उसका पति टोकरी में फल और सब्जियां बेचा करता था और उसी से उन लोगों का खर्च चलता था। वो लोग एक किराए के मकान में रहते थे। मकान मालिक उन लोगों से बहुत चिढ़ता था क्योंकि वो लोग गरीब थे। एक दिन अचानक मकान मालिक ने उन लोगों को घर से निकाल दिया। रात का समय था। रात को वो लोग कहाँ जाते, वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी रात बिताने लगते हैं। सुबह होते ही राधिका का पति कमरा खोजने निकल पड़ता है। आसपास पूछता है तो उसे एक घर किराए पर मिल जाता है। वो घर काफी बड़ा और आलीशान था और ताज्जुब की बात तो ये थी कि उस घर का किराया भी बाकियों से बहुत कम था। राधिका का पति इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और खुशी खुशी जाके अपनी पत्नी को ये सब बताता है और वो लोग जल्दी से उस घर में रहने के लिए आ जाते हैं। उस घर में काफी जाले लगे हुए थे और काफी गंदा भी हो रखा था। राधिका का पति टोकरा लेके काम पर निकल जाता है। राधिका बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करती है और फिर उन्हें स्कूल भेजकर फटाफट सफाई में लग जाती है। काम करते समय राधिका को किसी के वहाँ होने का एहसास होने लगता है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता, तो वो फिर से इसे अपना भ्रम समझ के काम में लग जाती है कि तभी अचानक उसके पीछे से कोई गुजरा। जब वो पलट कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वो इसे अपना भ्रम समझ लेती है और फिर से साफ सफाई में लग जाती है। तब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। राधिका उन्हें खाना देती है तो उन्हें वो खाना बहुत ही गंदा और कड़वा लगता है। माँ, ये खाना बहुत गंदा लग रहा है, बिल्कुल कड़वे कड़वे नीम की तरह। अच्छा, खाना न खाने का बहाना बना रहे हो तुम दोनों के बहाने मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। चलो नखरे मत दिखाओ और फटाफट खाना खाओ चुपचाप। राधिका बच्चों को जबरदस्ती वो कड़वा खाना खिला देती है। शाम होता है तो राधिका का पति भी घर आ जाता है। वो दोनों बच्चों को लेकर छत पर चले जाते हैं। राधिका नीचे रात का खाना बना रही होती है। लाइट नहीं होता उस घर में, तो मोमबत्ती जलाकर काम करना पड़ता है। जब वो काम कर रही होती है तो उसे वहाँ किसी की परछाई दिखती है और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। राधिका थोड़ा डर जाती है लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। खाना बन जाता है तो सबको बुला के खाना खिलाती है, लेकिन खाना इतना कड़वा होता है कि कोई भी उसे खा नहीं पाता और सारा खाना फेंकना पड़ जाता है। तब राधिका को एहसास होता है कि दोपहर में बच्चों ने ठीक ही बोला था। राधिका को ये सारी बातें बहुत ही अटपटी सी लगती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलती। अब लोग फिर से छत पे चले जाते हैं और राधिका जूठे बर्तनों को साफ करने में लग जाती है कि तभी उसके सामने एक भयानक सी चुड़ैल आके खड़ी हो जाती है और बहुत ही भयानक आवाज में हंसती है। ये मेरा घर है, यहाँ रहने की तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हो? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। ये बोल के वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और राधिका के चारों तरफ घूमने लगती है। ये सब देख के राधिका बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि तभी अचानक वो चुड़ैल राधिका के ऊपर चढ़ के उसका गला दबाने लगती है। किसी तरह राधिका उससे छुड़ाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो जाती है। राधिका भागती हुई छत पर जाती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। वो लोग किसी तरह वहाँ छत पर ही अपनी रात बिताते हैं और किसी तरह सुबह होने का इंतज़ार करने लगते हैं और सुबह होते ही वो लोग उस घर से निकल जाते हैं। आसपास के घरों से पता करते हैं तो पता चलता है कि वो एक ठाकुर की बेटी है। अरे बेटा, उस घर के पास भी कोई नहीं जाता और तुम लोग वहीं रहने चले गए। अरे वो प्रेत बाधित घर है। ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है। ठाकुर की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। शादी के 5 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल नहीं जा रही थी।
ठाकुर के परिवार वाले भी अपनी बेटी से बहुत तंग आ चुके थे। ऊपर से आस पड़ोस के ताने कसना और हंसी ठिठोली करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो किसी भी तरह उसको उसके ससुराल भेजना चाहते थे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। पापा, ऐसे कब तक चलेगा? आखिर दीदी कब तक यहाँ बैठी रहेगी? अब आस पड़ोस के ताने और ये बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बस दीदी को किसी भी तरह उनको उनके ससुराल भेजो। जब भी मैं उसे जाने के लिए बोलता हूँ तो न जाने का नाटक करती है और बहाने करती है, लेकिन आज मैं उसे भेज कर ही रहूँगा। हाँ बेटा, मैं खुद उससे बहुत परेशान हो गया हूँ। आस पड़ोस में बहुत बेइज्जती हो रही है। उसे किसी भी तरह उसके ससुराल भगा। दीदी, आखिर तुम ससुराल क्यों नहीं जाती? आखिर यहाँ कब तक बैठी रहोगी? अब अगल बगल वाले भी बातें बनाने लगे हैं, हमारी यहाँ बहुत बदनामी हो रही है। तुम बस यहाँ से चली जाओ, अपने ससुराल में जाके रहो। ससुराल में जाके रहो? ज़्यादा चपड़ चपड़ मत कर, समझा ना? पापा की प्रॉपर्टी में आधा मेरा हिस्सा है। ज़्यादा चूँ चपड़ की ना तो पापा से आधा प्रॉपर्टी ले लूँगी। इसलिए प्रॉपर्टी बचाना है ना तो मुंह बंद कर। और हाँ, मैं कोई ससुराल वसुराल नहीं जाने वाली। दोबारा मुझसे ये सब बोलना मत, समझा ना? ठाकुर अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती और जिद पे उतर जाती है। दोनों में बहुत बहस होती है और ठाकुर गुस्से में आके उसका गला दबाने लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने के कुछ दिन बाद ही रहस्यमयी तरीके से ठाकुर और उसके बेटे की भी फांसी पे लटकी हुई लाश मिलती है। तब से उस घर में कोई भी नहीं जाता, और जो जाता है वो वापस जिंदा बच के नहीं आता। कहते हैं आज भी वो घर श्रापित है और कोई भी उसमें रहने के लिए नहीं जाता।